हाँ, ये हमारी वीडियो श्रृंखला का तीसरा पार्ट है, यानी ये थर्ड वीडियो, फर्स्ट चैप्टर की थर्ड वीडियो। चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10 साइंस। नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इसमें हमने पढ़ लिया था वियोजन अपक्रिया तक। देखते हैं आज 22/7/2024 मंडे। इससे पिछली वीडियो में हमने वियोजन अपक्रिया के प्रकार जान लिए थे, वियोजन अपक्रिया को भी जान लिया था। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, तापीय वियोजन अपक्रिया, वैद्युत अपघटन अपक्रिया और प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। उसमें हमने पढ़ा था कि ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया में अपकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा दी जाती है। तो हम अगली अपक्रिया पढ़ते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया में क्या होगा? ऊष्मा का अवशोषण होगा। ऊष्मा छिपी में ऊष्मा उत्पादित होगी, मुक्त होगी, इसमें अवशोषण होगा। लिख सकते हैं ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। नाम से पता चल रहा है ऊष्मा का अवशोषण। जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण की बात करें तो हमने जो ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया में उदाहरण पढ़े उन्हीं को लिख सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें अपकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा दी थी, यानी ऊष्मा का तो अवशोषण हो रहा है। जैसे FeSO4 यानी आयरन सल्फेट है, इसको हमने क्या दी? ऊष्मा। तो इससे बना था आयरन ऑक्साइड, बना था यानी फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें ऊष्मा का अवशोषण है। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी हमने क्या दी थी? ऊष्मा। तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऊष्मीय वियोजन के उदाहरण है, क्योंकि इन्हें हमने अपकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा दी, ऊष्मीय वियोजन। लेकिन इनमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसलिए ऊष्माशोषी अपक्रिया। जब प्रश्न आए कि ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में अंतर लिखिए, या ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया को उदाहरण से समझाइए, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए, दोनों की तुलना करके आप लिख सकते हैं। इधर ऊष्माक्षेपी, इधर ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा मुक्त होगी, इसमें अवशोषित होगी। और उदाहरण आप लिख सकते हैं। ये तो है ऊष्माशोषी अपक्रिया, इसको देख लें। अब हम जानते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, विस्थापन अपक्रिया। अगली है हमारी विस्थापन अपक्रिया।
इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, इसमें कोई एक तत्व होगा और दूसरा एक तत्व अपनी यौगिक के साथ होगा। अगर वो तत्व जो अलग है बिना यौगिक के हैं वो उच्च अवक्रियाशील हो और दूसरा जो यौगिक वाला तत्व है वो निम्न अवक्रियाशील हो, तो ये स्थान को चेंज कर देगा उसको और स्वयं आ जाएगा। देखो पहले एग्जाम्पल से देखो, जैसे ये आयरन है और कॉपर अपनी यौगिक के साथ है कॉपर सल्फेट। आयरन कॉपर से अधिक अवक्रियाशील तत्व है, तो ये क्या करेगा, आयरन कॉपर को इसकी जगह से विस्थापित कर देगा, स्वयं इसकी जगह आ जाएगा। तो क्या बनेगा इसमें, आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ऐसे ही देखो जिंक आ जाए, अब आयरन सल्फेट में यानी फेरस सल्फेट में आयरन का यौगिक है, जिंक अलग है, लेकिन जिंक जो है आयरन से अधिक अवक्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, जिंक आयरन को इसकी जगह से विस्थापित कर देगा और स्वयं इसकी जगह आ जाएगा, तो जिंक सल्फेट बनेगा प्लस आयरन। ऐसे ही देखें, जैसे जिंक लें कॉपर सल्फेट, जिंक जब आयरन से ही अधिक अवक्रियाशील है तो कॉपर से भी अधिक होगा, तो ये जिंक कॉपर को भी विस्थापित कर देगा, तो यहाँ जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ऐसे ही देखें एक, जैसे लेड Pb प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ये लेड भी कॉपर से अधिक अवक्रियाशील धातु है, इसलिए यह भी इसको विस्थापित कर देगा, तो बनेगा PbCl2 प्लस कॉपर। यानी उच्च अवक्रियाशील तत्व दूसरे निम्न अवक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। ऐसी अवक्रिया विस्थापन अवक्रिया कहलाती है। आपको पता कैसे चलेगा कि कौन अधिक अवक्रियाशील है कौन कम, तो देखें मैं यहाँ कुछ तत्व लिख रहा हूँ, इनको देखें ध्यान से। इस श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर अवक्रियाशीलता घटती है और नीचे से ऊपर जाने पर अवक्रियाशीलता बढ़ती है। यानी पोटेशियम सबसे अधिक अवक्रियाशील धातु है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना। लेकिन हमें तो काम पड़ेगा लगभग आयरन से, कॉपर से, जिंक से, लेड से। तो इनमें आप याद रख सकते हैं इस क्रम को कि जिंक अधिक है, उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड और इनमें नीचे कॉपर। ऊपर जाएंगे तो जिंक आयरन से भी अधिक अवक्रियाशील है, लेड से भी और कॉपर से भी। जिंक इन तीनों में से अगर ये यौगिक में है तो इनको विस्थापित कर देगा। आयरन लेड और कॉपर को विस्थापित कर सकता है, जिंक को नहीं। कॉपर किसी को विस्थापित नहीं कर सकता, लेड कॉपर को विस्थापित कर सकता है। इसमें एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है कि जो निम्न अवक्रियाशील तत्व है वो उच्च अवक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित नहीं कर सकता, जबकि उच्च अवक्रियाशील तत्व उसको यानी निम्न अवक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर सकता है उसके यौगिक से। तो इसकी परिभाषा लग सकती है, ऐसी अवक्रिया जिसमें एक उच्च अवक्रियाशील तत्व
निम्न अवक्रयशील तत्वों को उसके यौगिक के से विस्थापित कर स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। विस्थापन अवक्रय कहलाती है। यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें एक उच्च अवक्रयशील तत्व दूसरे निम्न अवक्रयशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ये आप उदाहरण देख सकते हैं। अब इस अपक्रिया को दे दे आपके पास, पूछे इसमें क्या होगा। इसमें देखना कि ये निम्न है और ये उच्च अवक्रयशील तत्व है, तो निम्न उच्च अवक्रयशील को विस्थापित नहीं कर सकता, जबकि एक उच्च अवक्रयशील तत्व निम्न अवक्रयशील तत्व को विस्थापित कर सकता है। इसका उल्टा याद रखना कि अपक्रिया इधर से इधर बढ़ेगी, इधर से इधर नहीं होगी, ठीक है। ये इनका क्रम ध्यान रखें। जिंक सबसे अधिक है, इनमें आयरन उससे कम, लेड उससे कम, कॉपर उससे भी कम। लिख सकते हैं आप इनको। अगली है हमारे पास, अभी हमने जानी विस्थापन, अब जानेंगे द्विविस्थापन। इसमें क्या होगा, दो यौगिक होंगे, वो अपने आयनों का आपस में चेंज कर लेंगे, आदान प्रदान कर लेंगे या विनिमय कह दें। तो देखें, जैसे हमारे पास रिएक्शन है, देखो दो यौगिक हैं हमारे पास, इसमें क्या होंगे, दो यौगिक, ये अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेंगे, आपस में चेंज कर लेंगे। सल्फेट बेरियम के साथ जुड़ जाएगा और NaCl अलग हो जाएगा। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें दो अपकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो या विनिमय हो, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसको आप देखें, देखो यहाँ से B है,
यहाँ से SO4 बेरियम सल्फेट अलग हो जाएगा और इधर NaCl। इस अवक्रिया में दो यौगिक भाग लेंगे और दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेंगे। तो लिख सकते हैं ऐसी अवक्रिया, ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता हो या विनिमय कह सकते हैं, विनिमय हो, द्विविस्थापन अवक्रिया कहलाती है। नाम से पता चल रहा है द्विविस्थापन, दो बार विस्थापन हो रहा है। विस्थापन में तो उच्च और निम्न अवक्रयशील हैं तत्व आएंगे, इसमें तो आयनों का ही आपस में चेंजिंग हो रही है, द्विविस्थापन अवक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखें। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इनको आप लिख सकते हैं सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। ये बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ से SO2 माइनस Ba2 प्लस और यहाँ से NaCl। संतुलित करके आप लिखें, खुद संतुलित करना आप सीख जाएं। देखेंगे यहाँ सोडियम कितनी है, यहाँ कितनी, यहाँ 2 हैं तो वहाँ 2 होने चाहिए। यहाँ Cl2 यानी क्लोरीन 2 है तो ये भी 2 होने चाहिए, 2 लगा देंगे इसका ऐसे। एक और एग्जांपल देखें, जैसे लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। इसमें क्या होगा, ये पोटेशियम नाइट्रेट से जुड़ेगा और ये लेड आयोडीन संग, तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा लेड नाइट्रेट से पोटेशियम नाइट्रेट और यहाँ से बनेगा PbI2। देखो NO3 पोटेशियम जो है ये किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रेट साथ, तो बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। और ये लेड आयोडीन संग जुड़ेगा तो बनाएगा लेड आयोडाइड। तो इनके मध्य क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान। तो ऐसी अवक्रिया या ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिनमें दो अवकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो, द्विविस्थापन अवक्रिया कहलाती है। इसी के साथ देखो, इसी में ही हम एक और अवक्रिया पढ़ लेते हैं। ये जो बेरियम सल्फेट बना है ये अवक्षेप बना है। इसमें अवक्षेप का मतलब ये जल में घुलता नहीं है, पात्र की तली में बैठ जाएगा, जिसमें ये अवक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रही है। और ये अवक्षेप किस रंग का बनेगा, श्वेत रंग का। चलो पहले तो इसको लिख लें, केवल द्विविस्थापन अवक्रिया को, दोनों एग्जाम्पल लिख लें। फिर उसके बाद देखें कि ये जो बेरियम सल्फेट बना है ये श्वेत रंग का अवक्षेप बना है। NaCl तो जल में विलयशील है, घुल जाएगा, लेकिन ये नहीं घुलेगा, अवक्षेप। तो ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, जो जल में घुलता नहीं है, अवक्षेपन अवक्रिया कहलाती है। तो इस एग्जाम्पल को उसमें लिख सकते हैं। ऐसे ही इस एग्जाम्पल को देखें, इसमें जो ये बना है लेड आयोडाइड, ये भी जल में नहीं घुलेगा, ये घुल जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, लेकिन ये नहीं घुलेगा, ये भी अवक्षेप है। तो ये भी क्या है, अवक्षेपन अवक्रिया का उदाहरण। इसका रंग कैसा होगा, ये किस रंग का अवक्षेप होगा, पीले रंग का। ठीक है, इनके आप नाम लिख सकते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड एरो
बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, एरो पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। ये पीले रंग का अपक्षेप है और ये श्वेत रंग का अपक्षेप है यानी सफ़ेद। द्विविस्थापन अवक्रिया लिखने के बाद अपक्षेपण अवक्रिया की परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद इन्हीं उदाहरणों को दोबारा से लिखेंगे। देखें, अवक्षेपण अवक्रिया। यानी ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। इसमें क्या होगा, अवक्षेप का निर्माण होगा। तो देखें, ऐसी रासायनिक अवक्रिया या ऐसी अवक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, जो कि जल में एविले होता है, घुलता नहीं है, एविले होता है, एविले होता है, घुलता नहीं है। तो पात्र या बीकर जिसमें यह अवक्रिया हो रही है उसके तली में बैठ जाएगा। अवक्षेपण अवक्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण इन्हीं को दोबारा लिख लेंगे। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इसमें बेरियम सल्फेट जो बना है ये श्वेत रंग का अवक्षेप है। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इसमें लेड आयोडाइड बना है, ये पीले रंग का अवक्षेप है। ये दोनों क्या हैं, अवक्षेप। ये जल में घुलते नहीं हैं, इनको आप लिख लें। हाँ, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगली है हमारे पास उपचयन, जिसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। फिर पढ़ेंगे अपचयन, उपचयन अवक्रिया, जिसका एक और नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीकरण, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा। कोई भी अभिकारक उसमें ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन की कमी हो तो अपचयन। तुम्हारे लिए बस इतना ही है, यदि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का निकास हो, ऑक्सीकरण अवक्रिया। यदि ऑक्सीजन का निकास हो या कमी हो या हाइड्रोजन का योग हो, अपचयन अवक्रिया। जैसे
ये मैग्नीशियम, इसमें किसका योग हो रहा है? ऑक्सीजन का। यह मैग्नीशियम, इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ, ऑक्सीकरण अवक्रिया। ये कॉपर है, यहाँ ऑक्सीजन का योग हुआ क्यूप्रस ऑक्साइड में, तो ऑक्सीकरण अवक्रिया, यानी ऐसी अवक्रिया जिसमें अवकारक के साथ ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीकरण अवक्रिया। हमारे लिए बड़ी सिंपल है, बाद में थोड़ी डिफ़िकल्ट बन जाती है अवक्रिया, लेकिन 10वीं तक इसमें कोई लोड नहीं है। केवल इतना याद रखें, यदि किसी अवक्रिया में अभिकारक के साथ ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निकास हो, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, इसको हम वृद्धि कह सकते हैं, इसको कमी कह सकते हैं, हो तो वह अवक्रिया ऑक्सीकरण अवक्रिया कहलाती है। ठीक है, जितने भी दहन की अवक्रिया हैं जिनमें ऑक्सीजन का योग हो, सीधी ऑक्सीकरण अवक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा, चाहे कार्बन के C+O2 CO2, ऑक्सीकरण अवक्रिया। इसको आप लिख लें, देखो मैग्नीशियम या ऑक्सीजन का योग, यहाँ कॉपर, यहाँ ऑक्सीजन का योग, तो ऑक्सीकरण अवक्रिया। अब ऑक्सीजन की कमी कर दें तो अपचयन अवक्रिया, ये उपचयन और वो अपचयन, और जिसमें दोनों साथ साथ हों, उपचयन और अपचयन, रेडॉक्स अवक्रिया। अगली हमारे पास ये कौन सी थी, 7, 8, 9, शायद 9 नंबर की, अपचयन। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि। जैसे अभी पिछली अवक्रिया में जब कॉपर का दहन किया, यानी कॉपर की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, क्यूप्रस ऑक्साइड बना, इसके साथ अगर हाइड्रोजन जैसे ही वो जला तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए या इसके साथ क्रिया की जाए तो क्या बनेगा, कॉपर प्लस H2O। इसमें देखो यहाँ ऑक्सीजन का योग है कॉपर के साथ, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ये कौन सी अवक्रिया हो जाएगी, अपचयन अवक्रिया। ऑक्सीजन की कमी, अपचयन, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीकरण।
यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक के साथ हाइड्रोजन की वृद्धि या इसको मैं भी लिख सकते हैं। अपचयन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है। ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन की कमी हो, अपचयन। जिंक ऑक्साइड कार्बन, ये क्या बना, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन है इसमें, यहाँ ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन की कमी, अपचयन अपक्रिया। समझने के लिए बस इतना ही है। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, अपचयन लिख लें, लिख लिया, कोई बात नहीं। अब देखते हैं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हों, उसे कहेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया। यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो और ऑक्सीजन की कमी भी हो, या हाइड्रोजन की वृद्धि भी हो या हाइड्रोजन की कमी भी हो। उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होने चाहिए, रेडॉक्स अपक्रिया लिखें। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों साथ साथ हों। यानी एक पदार्थ का उपचयन होना चाहिए, एक पदार्थ का अपचयन होना चाहिए, अर्थात जिसमें एक पदार्थ का उपचयन
वे दूसरे पदार्थ का अपचयन हुआ। क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अपक्रिया। उदाहरण देखिए, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी हुई, अपचयन। यहाँ हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, अपचयन नहीं उपचयन। यहाँ देखो ऑक्सीजन की वृद्धि है, उपचयन। यहाँ देखो ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, अपचयन। और जिसमें उपचयन एवं उपचयन दोनों साथ साथ हों, रेडॉक्स। यहाँ भी देखो, पहले इसको देख लेते हैं। कार्बन, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, उपचयन। यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई है, जिंक, तो ये अपचयन। सही है। अभी तो कैमरा, एक और इसका एग्जांपल देखें, साइड में है जगह। ये तुम्हारी बुक में दिया हुआ है MnO2 प्लस HCl। अब क्या बनेगा देखो, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। ये एग्जांपल देखो, मैंगनीज ऑक्साइड, इसमें क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन कमी हो गई, क्या बना, उपचयन नहीं अपचयन। यहाँ HCl, यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, उपचयन। ये एक ही लाइन में लिखना है आपको। जैसे यहाँ इसको लिखें, जैसे MnO2 प्लस HCl, एरो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये अपचयन और ये उपचयन, और जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हों वो रेडॉक्स अपक्रिया। इसको देखें, मैं वीडियो की लंबाई चेक करता हूँ। इनको आप लिख सकते हैं, इनको दोबारा लिखें। अब देखो हमारे पास आती हैं अब सारी जो हमारी रिएक्शन है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, फर्स्ट में सारी हमने बता दी। फर्स्ट संयोजन, दूसरी वियोजन, तीसरी ऊष्माक्षेपी, चौथी ऊष्माशोषी, पाँचवीं विस्थापन, छठी द्विविस्थापन, सातवीं उपचयन नहीं अवक्षेपण, आठवीं उपचयन, नवीं अपचयन और 10वीं रेडॉक्स अपक्रिया। अब हम जो ऑक्सीकरण अपक्रिया है, उपचयन, उसके हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव या दो उदाहरण कह लें, उन्हें देखते हैं। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रिया के प्रभाव।
उदाहरण क्या लें, प्रभाव क्या लें, ऑक्सीकरण अवक्रिया आएगी जरूर। देखो इसके दो प्रभाव देखे जाते हैं, एक है संचारण और एक है विकृत गंधिता। देखो संचारण में क्या होगा, कोई भी धातु वायुमंडल की नमी, आर्द्रता, वायु, ऑक्सीजन इनके साथ क्रिया करके एक नए रंग का पदार्थ बनाएगी, जिसकी परत उस धातु पर चढ़ जाएगी। यही क्या कहलाएगा, संचारण। धीरे धीरे धातु नष्ट होने लगेगी। विकृत गंधिता में क्या होगा, तेलीय खाद्य सामग्री जिनमें तेल ज़्यादा है या तेल का प्रयोग है, चूँकि तेल आप जानते हैं वसा का स्रोत है, कह सकते हैं वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री, अगर इसको खुले समय में यानी खुला रखा जाए लंबे समय तक तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और क्या हो जाता है, इसका गंध या स्वाद बदल जाता है, जो पदार्थ है या सामग्री है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो पहले हम संचारण को लिख लेते हैं, फिर हम विकृत गंधिता की चर्चा करते हैं। संचारण, लिख सकते हैं जब कोई धातु नमी, आर्द्रता, वायु में लगभग सब गैसें आ जाती हैं, फिर भी हम लिख देते हैं ऑक्सीजन, आदि के संपर्क में आती है। तो उस पर किस पर, इस धातु पर तो उस धातु पर एक भिन्न रंग की, भिन्न यानी एक अलग रंग की परत चढ़ जाती है और धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसे ही धातु का संचारण कहते हैं। इसको लिखें, धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, लिख लेते हैं। नहीं लिखें तो भी काम चल जाएगा, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। आवाज़ सुनाई दे रही है? कोई बात नहीं, काम चला देंगे। वैसे मैं सब कुछ बोर्ड पर लिख रहा हूँ। यही प्रक्रिया संचारण कहलाती है। जब कोई धातु नमी, आर्द्रता, वायु, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आती है तो उस पर एक अलग रंग की या भिन्न रंग की परत चढ़ जाती है और धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। क्या कहलाता है? धातु का संचारण कहलाता है। यही जो प्रक्रिया है। हाँ, अब देखो इसके उदाहरण संचारण के।
इसके उदाहरणों की चर्चा करें तो सबसे फेमस उदाहरण है, आप जानते हैं, लोहे पर जंग का लगना। लोहे पर जंग लगना क्या है? संक्षारण। लोहे पर जंग कब लगता है? जब वो नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाता है। जैसे ये आपका लोहा है, ये क्या है आपका? लोहा, आयरन। ये नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आया, नमी आया तो H2O और ये ऑक्सीजन, तो इस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी। कैसे रंग की? भूरे रंग की। ये आपका जंग लग गया, ये डॉट है। आयरन यानी लोहा जब नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसे ही जंग लगना कहते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो, जब आयरन नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसे ही लोहे का जंग लगना कहते हैं। ये है Fe2O3.X X यानी H2 होते हैं जल, जल के अणुओं की संख्या बदलती रहेगी, इसलिए X हमने यूज किया है, इसकी संख्या बदलती रहेगी अणुओं की। और ये कैसे रंग का बनेगा? भूरे रंग का। भूरे रंग की परत चढ़ेगी इस पर। किस पर? लोहे पर। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, आपने चांदी देखी होगी। चांदी को अगर हम खुले में छोड़े रखें लंबे समय तक तो ये वायुमंडल की सल्फर से क्रिया करके सल्फर सल्फाइड की एक परत बनाएगी जो कि काला रंग देगी। तो चांदी का काला होना भी संक्षारण अवक्रिया का उदाहरण है। चांदी का काला होना। देख सकते हैं, देखो चांदी कैसे काली होगी। यहीं लिखें, चलो यहीं लिख देते हैं। ये आपकी चांदी है Ag, लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ा तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया कर क्या बनाएगी? सल्फर सल्फाइड। सल्फर के साथ क्रिया करेगी Ag2S प्लस H2। H2 से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है इससे Ag2S सिल्वर सल्फाइड। और ये किस रंग की परत जमाएगी? परत जमाएगी काले रंग की। तो चांदी का काला होना भी क्या है? संक्षारण। सिल्वर ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये काले रंग की परत जमाएगी। चांदी का काला होना, लोहे पर जंग का लगना। और एक और उदाहरण देख लेते हैं, कॉपर यानी तांबा। तांबे का हरा होना। जो तांबा है, कॉपर है, उसका हरा होना भी क्या है? संक्षारण। देखो ये हमारा कॉपर है बेचारा, ये क्या करेगा? नमी के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? कॉपर कार्बोनेट, जिसके कारण इसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा। ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ये नमी के साथ क्या बनाएगा? कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। हमें तो मतलब है कार्बोनेट से, कॉपर कार्बोनेट के कारण इसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा। तो तांबे का हरा होना भी संक्षारण का उदाहरण है।
ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ क्रिया करेगा। कॉपर कार्बोनेट की बनने के कारण हरे रंग की परत तांबे पर चढ़ जाएगी। तो संचारण क्या है? धातु जब नमी और वायु के संपर्क में आती है तो इस पर एक अलग रंग की परत चढ़ जाती है, यही संचारण है। लोहे पर जंग लगने के कारण इसका रंग भूरा हो जाएगा और इसके भार में वृद्धि होगी, इसको ध्यान रखें। जब लोहे पर जंग लगता है तो क्या उसके भार में वृद्धि होती है या कमी होती है? वृद्धि, इसको ध्यान रखें, लेकिन तुम्हारे लिए आएगा नहीं। इनको आप देखें। सब कुछ ठीक चल रहा है वैसे तो। लोहे पर जंग का लगना, चांदी का काला होना, तांबे का हरा होना, इनको आप देख सकते हैं। अब हम जानते हैं नेक्स्ट विकृत गंधिता। इनको आप लिख लें। विकृत गंधिता। इसमें क्या होगा अभी बताया था मैंने, जब कोई तेलीय खाद्य सामग्री है यानी कोई खाने पीने की चीज़ है उसमें तेल का प्रयोग किया गया है। तेल है तो वसा का स्रोत, तो वसा युक्त पदार्थ या तेलीय खाद्य सामग्री, अगर इसको लंबे समय तक खुला छोड़ा जाए तो क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिससे इसका गंध बदल जाएगी, इसके स्वाद बदल जाएगा। वही क्या कहलाएगा? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यानी गंध का बदलना, उसमें कोई विकार का आना यानी उसका स्वाद बदलना। तेलिए वसायुक्त एवं तेलिए खाद्य सामग्री को लंबे समय तक खुला छोड़ने पर इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण क्यों होता है? ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो जाती है, इसलिए इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। जिससे इनका गंध एवं बदल जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। वसायुक्त एवं तेलिक खाद्य सामग्री को लंबे समय तक खुला छोड़ा जाए तो इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे इनका गंध एवं स्वाद बदल जाते हैं। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता को रोकने के लिए, जिससे इन सामग्रियों का स्वाद नहीं बदले, गंध नहीं बदले, तो बचाव या उपाय के लिए 2-3 रास्ते हैं। उपाय कह दें या बचाव कह दें।
एक इन खाद्य सामग्रियों में ऐसे पदार्थ मिलाए जाएं जो ऑक्सीकरण को न होने दें, उन्हें कहेंगे प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ। तो लिख सकते हैं तेलीय खाद्य सामग्री को ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए इनमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीकारक पदार्थ यानी प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिला दें तो ऑक्सीकरण होने से रोकेंगे। ऑक्सीकरण होने से रोक दिया तो विकृत गंधिता भी रुक जाएगी। दूसरा जैसे देखें, ऑक्सीकरण कब होगा? जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी। ऑक्सीजन होती है वायु में, तो वायु को ही रोकती है, यानी ऐसे बर्तनों में इनको रखा जाए जो वायु रोधी हो, तो ऑक्सीकरण से बचा जा सकता है, यानी विकृत गंधिता नहीं होगी। वायुरोधी बर्तनों में इसको आगे लिख सकते हैं, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखकर विकृत गंधिता से इन्हें बचाया जा सकता है। तीसरा एग्जाम्पल देखें, जो आपने आलू की चिप्स की थैली देखी होंगी आती हैं, उनमें ऑक्सीजन को हटाकर उन थैलियों में से नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। ऑक्सीजन को भरते तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता, लेकिन ऑक्सीजन को हटा देंगे, नाइट्रोजन गैस को भर देंगे जो कि अक्रिय गैस है। वो किसी और गैस को ना तो उसके साथ क्रिया करने देगी ना खुद करेगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना तो खुद पढ़ते ना किसी और को पढ़ने देते हैं। ऐसे ही ये नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस है, ना तो खुद इसके साथ क्रिया करेगी ना किसी और को करने देगी, ना तो ऑक्सीजन को करने देगी ना खुद करेगी, तो विकृत गंधिता से बचाव हो गया। लिख सकते हैं
एक बार मैं देखता हूँ इसको। साफ दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी तुम काम चला सकते हो क्योंकि मैंने बोला भी। देखो अब है विकृत गंधिता। जब वसायुक्त एवं तेल एक खाद्य सामग्री को लंबे समय तक खुला छोड़ा जाए या खुला छोड़ने पर इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे इनका गंध एवं स्वाद बदल जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसके हमने उदाहरण लिखे, नहीं उदाहरण नहीं, उपाय बचाव, यानी विकृत गंधिता को कैसे कम किया जाए, रोका जाए। पहला लिखा है, तेली खाद्य सामग्री को ऑक्सीकृत होने से रोकने हेतु इनमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं जो कि ऑक्सीकरण होने से रोकेंगे। तो विकृत गंधिता से बचाव का पहला उपाय। दूसरा, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखकर विकृत गंधी होने से इन्हें बचाया जा सकता है। तीसरा, आलू की चिप्स की थैलियों में से ऑक्सीजन गैस को हटाकर इनमें नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं ताकि इनका ऑक्सीकरण ना हो। नाइट्रोजन ना तो खुद क्रिया करेगी, ना ही किसी और को करने देगी। तो ये तो था संचारण, इससे पहले पढ़ा विकृत गंधिता। अब इसी के साथ इनको आप एक साथ देख लें। वैसे इसी के साथ ही आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाई किया, इतना ही पढ़ा है कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। इसकी शुरुआत हमने परिवर्तनों से की थी, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन से। उसके बाद रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक समीकरण, उसको लिखने की विधि, संतुलित कैसे करते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। उसके बाद रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, इसके बाद संचारण एवं विकृत गंधिता। इसी के साथ ही आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इनके अलावा पाठ में कुछ बीच बीच में प्रश्न रह जाते हैं जो बीच बीच में आते हैं, जैसे नीले बॉक्स में दिए हुए रहते हैं। कभी समय मिलेगा तो बुक लेकर इनको सॉल्व करा देंगे, नहीं तो आप इनको खुद पढ़ सकते हैं। हमने पूरे पाठ के कंप्लीट नोट्स करवा दिए हैं। आप चाहें तो इनको शुरू से लिख सकते हैं फर्स्ट वीडियो को देखकर। अगर नहीं लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर आपको ये याद रहने चाहिए बस। तो हम इसी के साथ ही विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, अम्ल क्षारक एवं लवण। ये फर्स्ट था, सेकंड चालू करेंगे। इसकी 3 वीडियो हैं, ये इसकी लास्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब पढ़ें। ठीक है।